मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर। भारत की भूगोल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ से हर प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पाठ है। इससे पहले परिवहन वाला पार्ट पूर्ण हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही में PDF फाइल प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। बात करते हैं अब भारत के प्रमुख पठारों की। सबसे पहले बात करें पठार कहते किसे हैं। यानी धरातल जो है इससे ऊपर उठा हुआ भाग होता है, यानी आसपास का जो क्षेत्र होता है इससे ऊपर उठा हुआ समतल भाग होता है। कैसा भाग होता है? समतल भूभाग होता है। कृषि कार्य किया जाता है और वो क्या होता है? पठार। उसे ही क्या बोलते हैं? पठार। अब बात करते हैं मालवा के पठार की। मालवा का जो पठार है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। लेकिन राजस्थान का जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का जो पठार है वो भी मालवा के पठार का ही भाग माना जाता है, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो यहां से दो प्रश्न बन गए कि राजस्थान का जो हाड़ौती का पठार है वो किस पठारी भूभाग का हिस्सा माना जाता है? तो मालवा के पठार का। और मुख्य रूप से मालवा का पठार कौन से राज्यों में फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात में। और बात करें इस मालवा के पठार की तो जो चंबल नदी है लगभग इसके मध्य से गुजरती है और मालवा के पठार को दो भागों में बांटती है। तो मालवा के पठार को दो भागों में कौन बांटती है? तो चंबल नदी के द्वारा इसको दो भागों में बांटा जाता है। बात करें मालवा के पठार की तो मालवा का जो पठार है वो ज्वालामुखी दरारी उद्गार से निर्मित है। दरारी उद्गार से निर्मित है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के जो दरार हुई इस दरार से निर्मित है। और ये लावा जो निकला वो लावा कौन सा था? बेसाल्टिक लावा। तो ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मालवा का जो पठार है वो कौन से लावा के प्रकार से निर्मित है? तो बेसाल्टिक लावा। और इसी बेसाल्टिक जो लावा है, बेसाल्टिक लावा है, इस बेसाल्टिक लावा के कारण यहाँ की मिट्टी कैसी है? तो काली मिट्टी। मिट्टी कैसी है दोस्तों? काली मिट्टी। तो सबसे पहले मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात में, मध्य प्रदेश और गुजरात में। राजस्थान का जो हाड़ौती का पठार है वो भी मालवा के पठार का ही हिस्सा माना जाता है। अगला क्वेश्चन बन गया, कौन सी नदी इसको दो भागों में बांटती है? तो चंबल नदी दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन बन गया, मालवा का पठार है वो किससे निर्मित है? तो ज्वालामुखी उद्गार से। और ज्वालामुखी जो उद्गार हुआ उसमें बेसाल्टिक लावा बाहर निकला और इसी बेसाल्टिक लावे के कारण यहाँ की जो मिट्टी है इसका रंग कैसा है? काला है या काली मिट्टी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पठार की। तो दूसरा पठार है बुंदेलखंड का पठार। अब बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की। सबसे पहले स्थिति, बुंदेलखंड का जो पठार है वो कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। और यह जो बुंदेलखंड का पठार है ये उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि का मतलब उबड़ खाबड़ भूमि। और जो चंबल नदी है वो यहाँ पर उत्खात भूमि है, इसका निर्माण करती है और अवनाली का अपर्दन करती है। अवनाली का अपर्दन। और इस अवनाली का जो अपर्दन है इसे यहाँ पर बोला जाता है रेवाइन। तो ये मोस्ट हो गया। रेवाइन क्या है? तो बुंदेलखंड के पठार में जो चंबल नदी उबड़ खाबड़ और अवनाली का अपर्दन करती है, यानी एक तरह से
गहराई से गर्त में नदी बहती है और इसे ही क्या बोला जाता है, रेवाइन। तो रेवाइन महत्वपूर्ण है। बात करते हैं नेक्स्ट पठार की। तो अगला पठार है बघेलखंड का पठार। तीसरे नंबर का पठार कौन सा है, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार की बात करें तो इसका विस्तार है मुख्य रूप से उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसके उत्तरी भाग में यह फैला हुआ है। बात करें इस बघेलखंड के पठार की तो ये जो बघेलखंड का पठार है यह लोहा अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। लोहयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पठार, बघेलखंड का पठार। तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है बघेलखंड के पठार के बारे में। एक, पहला विस्तार उत्तरी छत्तीसगढ़। प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ लोहा अयस्क का बहुत अधिक मात्रा में भंडार मौजूद है। बात करते हैं नेक्स्ट पठार की। तो अगला पठार है छोटा नागपुर का पठार। अति महत्वपूर्ण है। बहुत बार इस पठार के बारे में बहुत सी एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो बात करते हैं छोटे नागपुर के पठार की। सबसे पहले बात करें इस छोटा नागपुर का जो पठार है इसका विस्तार। सबसे पहला प्रश्न कहां से बनता है, छोटा नागपुर के पठार का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है। तो छोटे नागपुर का पठार का मुख्य रूप से 3 राज्यों में विस्तार है। पहला है पश्चिमी बंगाल, दूसरा है झारखंड और तीसरा है छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा। तो पश्चिमी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में छोटा नागपुर का जो पठार है वो फैला हुआ है। छोटा नागपुर का जो पठार है इसे भारत का रूहर प्रदेश भी बोला जाता है। और बात करें इस छोटे नागपुर के पठार की तो जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी वो इसी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पठार। और इसी दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। जब इस नदी के जो बहाव क्षेत्र है उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है तो ये पश्चिमी बंगाल में बाढ़ उत्पन्न कर देती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इसी जो बाढ़ है दामोदर नदी की जो बाढ़ है, इस बाढ़ को कम करने के लिए या क्षति कम हो, नुकसान कम हो, इसके लिए 1948 में दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई। तो दामोदर घाटी परियोजना किससे संबंधित है, दामोदर नदी की बाढ़ों से। कब बनाई गई दामोदर घाटी परियोजना, तो 1948 में। और बात करें तो जो दामोदर घाटी यह दामोदर घाटी परियोजना आजादी के बाद भारत की पहली परियोजना है, भारत की फर्स्ट परियोजना है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। नदियों से संबंधित हमने पहले बात की थी, तो दामोदर नदी के बारे में पढ़ा था, उसमें विस्तार से इसके बारे में चर्चा की थी। अब बात करें ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये अमेरिका की जो टेनीसी नदी घाटी परियोजना है, इस टेनीसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है दामोदर नदी घाटी परियोजना। बात करें छोटे नागपुर के पठार को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पहले बात करें तो छोटा नागपुर का दूसरा भाग है रांची का पठार, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। नेक्स्ट है हजारीबाग पठार और अगला है पलामू पठार। तो छोटे नागपुर के पठार को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और पलामू का पठार। यहाँ की छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ पर्वत।
और पारसनाथ पर्वत कहाँ है? झारखंड में। पर्वतों वाले पार्ट में इस पारसनाथ के बारे में हमने चर्चा की थी। बात करते हैं नेक्स्ट पठार की। तो अगला पठार है शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद रख। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बात करते हैं अब शिलोंग के पठार की। तो जो शिलोंग का पठार है ये गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों से मिलकर के बना हुआ है शिलोंग का पठार। और ये जो पहाड़ियां हैं गारो, खासी और जैंतिया, ये पहाड़ियां कैसी है? कीपनुमा। इन पहाड़ियों का आकार कैसा है? तो कीपनुमा। और भारत का सर्वाधिक और साथ में पूरे विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मोसिनराम और जो चेरापूंजी है, ये मोसिनराम और जो चेरापूंजी है ये इन्हीं गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों में स्थित है। बात करें मेघालय की राजधानी जो शिलोंग है, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। ये शिलोंग है, ये भी कहाँ स्थित है? इन्हीं खासी पहाड़ियों में स्थित है, खासी पहाड़ियों में स्थित है। तो ये भी ध्यान में रखना है। मेघालय की राजधानी जो शिलोंग है वो कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो खासी पहाड़ियों में। बात करें शिलोंग के पठार की, तो शिलोंग का जो पठार है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो नोक रेक है। और ये जो नोक रेक है वो एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भी है। तो यहां से दो प्रश्न बन गए। शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नोकरेक चोटी। और यह जो नोकरेक चोटी है यह जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। शिलोंग का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय जो पठार है इससे मालदा गैप या राजमहल गारो गैप से पृथक होता है। तो यहां से क्वेश्चन बन गया, शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय पठार से कौन से क्षेत्रों से विभाजित है, या जो विभाजित क्षेत्र है उनका नाम क्या है? तो मालदा गैप और अगला है राजमहल गारो गैप। इनके द्वारा जो प्रायद्वीपीय पठार है इनसे अलग होता है शिलोंग का पठार। नेक्स्ट पठार की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पठार है दंडकारण्य का पठार। बात करें इस दंडकारण्य पठार की, तो दंडकारण्य जो पठार है यह मुख्य रूप से सबसे पहले विस्तार की बात करें तो ये विस्तृत है दक्षिणी छत्तीसगढ़। उत्तरी छत्तीसगढ़ में हमने पहले पढ़ा था कौन सा पठार था? बघेलखंड का पठार। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार। दक्षिणी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश यानी दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन तीन राज्यों में दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है। यह जो दंडकारण्य का पठार है ये उबड़ खाबड़ है। कैसा है दोस्तों? उबड़ खाबड़। और साथ ही में घने जंगलों से घिरा पठार है, यानी चारों तरफ घने जंगल हैं। और इस समय में यह जो दंडकारण्य का पठार है वो सर्वाधिक जो नक्सली समस्या है, नक्सलवाद है, इससे ग्रसित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह जो दंडकारण्य पठार है यहाँ से एक नदी निकलती है या एक नदी का उद्गम है और इस नदी का नाम क्या है? इंद्रावती। तो यहाँ से इंद्रावती नदी के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ है? तो दंडकारण्य का पठार। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है दंडकारण्य के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो इंद्रावती। और बात करें तो ये जो इंद्रावती है,
ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। बात करें इस इंद्रावती नदी की, इंद्रावती नदी, इस इंद्रावती नदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। इसी इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जलप्रपात स्थित है, जिसे भारत का, इसी जो चित्रकूट जलप्रपात है, इस चित्रकूट जलप्रपात को भारत का मिनी नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इंद्रावती। नदी का नाम पूछे तो इंद्रावती। और भारत का मिनी नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? तो किसे बोला जाता है? चित्रकूट जो जलप्रपात है इसे। नियाग्रा जलप्रपात की बात करें, नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये यूएसए, अमेरिका और जो कनाडा है, अमेरिका और कनाडा है, इसके बीच, यानी अमेरिका और कनाडा के बीच जो सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस नदी है, इन सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। तो भारत का मिनी नियाग्रा किसे बोला जाता है? चित्रकूट को। और जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कहाँ है? तो यूएसए और कनाडा के बीच सेंट लॉरेंस जो नदी है इस पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है नियाग्रा जलप्रपात के बारे में भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट और आज के लास्ट पठार की। अगला पठार है दक्कन का पठार। बात करें इस दक्कन के पठार की तो दक्कन का जो पठार है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की बात करें तो दक्कन का जो पठार है ये भी किससे बना हुआ है? बेसाल्टिक लावा से, बेसाल्टिक लावा से। इससे पहले हमने मालवा के पठार के बारे में पढ़ा था। मालवा का पठार भी किससे निर्मित है? इसी बेसाल्टिक लावा से। और बेसाल्टिक लावा की एक विशेषता होती है, बेसाल्टिक जो लावा है, बेसाल्टिक लावे से निर्मित जो क्षेत्र होता है वहां की मिट्टी कैसी होती है? काली मिट्टी। ये हमने मालवा के पठार जब पढ़ा था उसमें देखा था। तो बेसाल्टिक जो लावा है, काली मिट्टी, इसलिए दक्कन के पठार की मिट्टी भी कैसी है? काली मिट्टी, बेसाल्टिक लावा से निर्मित होने के कारण। बात करें काली मिट्टी की, काली जो मिट्टी है इस काली मिट्टी में सबसे अधिक नमी रोकने की क्षमता होती है। कैसी होती है? नमी रोकने की क्षमता होती है, यानी सबसे अधिक नमी को रोक के रखती है काली मिट्टी। इसीलिए इस काली मिट्टी को काली कपासी मृदा या रेगुर मृदा बोला जाता है, या रेगुर मृदा कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार से मिट्टी वाला जो पार्ट है उसमें पढ़ा था। मिट्टी वाला पार्ट आप जाकर के देख सकते हो हमारे जो YouTube चैनल है उस पर। नेक्स्ट अगले पठार की बात करें तो अगला है महाराष्ट्र, इससे पहले दक्कन के पठार की बात करते हैं। दक्कन का पठार है, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहला भाग है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का जो पठार है ये संपूर्ण महाराष्ट्र में फैला हुआ है, संपूर्ण महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करें, दूसरा है आंध्र प्रदेश का पठार। दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश का पठार। इस आंध्र प्रदेश के पठार की बात करें तो कृष्णा जो नदी है, कौन सी नदी? कृष्णा नदी, इसे 2 भागों में विभाजित करती है। किस पठार को? आंध्र प्रदेश के पठार को, जो दक्षिण के पठार का ही भाग है। ए कौन सा है? आंध्र प्रदेश का जो पठार है इसे कृष्णा नदी 2 भागों में बांटती है। पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है उत्तरी भाग जो है वो है तेलंगाना का पठार। उत्तरी भाग कौन सा है? तेलंगाना का पठार। और जो दक्षिणी भाग है इसे बोला जाता है रायलसीमा पठार। क्या नाम है दोस्तों? रायलसीमा पठार। तो आंध्र प्रदेश का जो पठार है कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। उत्तरी भाग क्या है? तेलंगाना का पठार। और दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो रायलसीमा पठार। नेक्स्ट बात करें, तीसरा है कर्नाटक का
पठार। कर्नाटक के पठार की बात करें तो इसे का दूसरा नाम है मैसूर का पठार, मैसूर का पठार। तो ये भी इंपोर्टेंट है। और यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे दोस्तों भारत के प्रमुख पठार, जहां से हर प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पार्ट था।